हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारा डे नंबर 7 ऑफ सीडीपी सीरीज। ये सीरीज हमारे सभी टेट एग्जाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए रहेंगे, क्योंकि इसमें हम HTET, CTET, DSSS हर एक जो एग्जाम है आपका टीचर का, उसमें ये पोर्शन आपको देखने को मिलता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें हम जो बच्चे की साइकोलॉजी है, उसका जो माइंड है, उसका जो बिहेवियर है, उसके बारे में यहाँ स्टडी करते हैं। उसका सिलेबस यहाँ मैं आपको करवा रही हूँ और ये जो वीडियोस रहेंगी बाइलिंगुअल रहेंगी, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने की अक्षमता। जब हम कोई चीज सीखते हैं तब उसमें कोई अक्षमता का दिखना, वही हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाती है। अब जो छोटी मोटी तकलीफें हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, सभी को होती है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कहेंगे। हम लर्निंग डिसेबिलिटी तब कहेंगे किसी भी अक्षमता को जब बच्चे की क्षमता और उसकी उपलब्धि यानी एबिलिटी और अचीवमेंट में बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। यानी बच्चे में क्षमता तो है करने की, लेकिन किसी कारणवश वो उतना अचीव नहीं कर पा रहा, उतना उसको मिल नहीं रहा, उतना वो सीख नहीं पा रहा, उतना बदलाव नहीं आ रहा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि एक गैप है, और ये जो गैप है जिसके कारण बच्चा सीख नहीं पा रहा, लर्न नहीं कर पा रहा, उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी का नाम देते हैं। कि सीखना चाहता है, वो सीखने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश उसकी क्षमता और उपलब्धि में बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। वही कारण हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। अब किस कारण से हो सकती है लर्निंग डिसेबिलिटी, ये भी जानना जरूरी है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी के दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण वही रहेगा हमारा हेरिडिटी, और दूसरा रहेगा इन्वायरमेंट। अब देखते हैं कि इनका कैसे असर पड़ता है, ये कैसे कारण बन सकते हैं इस लर्निंग डिसेबिलिटी के। सबसे पहला है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। अब देखो, अगर किसी के पेरेंट को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी थी जो हेरिडिटरी हो, यानी जो एक से दूसरे के अंदर पास हो सकती है, पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग, उसके बच्चे के अंदर जा सकती है जीन्स के जरिए, तो ऐसी जो प्रॉब्लम होगी जो बच्चे को अपने पूर्वजों से या अपने पेरेंट्स से मिली है, बचपन से मिली है, पैदा हुआ है ना, तब से उसे मिली है, तो हम उसे बोलेंगे हेरिडिटरी लर्निंग डिसेबिलिटी। ऐसी समस्या जो उसे अपने पेरेंट्स से मिली है आनुवांशिकता के जरिए। ठीक है। इसके बाद है इन्वायरमेंट, यानी वातावरण के हिसाब से वातावरण का क्या रोल है किसी को भी लर्निंग डिसेबिलिटी की ओर लेके जाने में। तो देखो, जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरीके से आपका इन्वायरमेंट होगा, वो भी आपके सीखने के ऊपर पूरा प्रभाव डालता है। लेकिन यहाँ लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है ना, तो इन्वायरमेंट में सबसे पहला है प्री मेच्योर बर्थ, यानी कोई बेबी जो है उसका बर्थ पहले ही हो गया। देखो, हमने देखा था कि प्रीनेटल स्टेज जो होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वो 9 महीने की स्टेज होती है। तो अगर बच्चा जो है उस 9 महीने से कुछ महीने पहले पैदा हो जाता है, कोई 5 महीने, कोई 6 महीने अगर पहले पैदा हो गया, तो उसका पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ है। तो ये भी कारण हो सकता है कि हमें उस बच्चे में लर्निंग डिफिकल्टी, लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को मिले। इसके बाद है इंजरी। बच्चा पैदा हो गया बिल्कुल सही, बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल फिट, लेकिन हो सकता है वो कहीं गिर गया हो, कोई चोट आ गई हो उसे। तो इस तरीके की समस्याएं भी हम देख सकते हैं, जिनके कारण हो सकता है उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, आंखों में आ जाए, कानों में आ जाए, उसके ब्रेन के जो होता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें कोई परेशानी आ जाए। तो इस तरीके की हम कारण देख सकते हैं जो हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण के कारण हम देख सकते हैं। अब जैसे इंजरी में सिर्फ जरूरी नहीं है बच्चे को ही चोट पहुंची हो, ऐसा भी हो सकता है जब वो बच्चा अपने माँ के गर्भ में था उस समय उसकी माँ को कोई तकलीफ हुई हो, कोई इंजरी हुई हो, कोई चोट लगी हो, कोई हादसा हुआ हो, जिसके कारण वो जो बच्चा है वो पैदा हुआ, तब से उसको ऐसी समस्या देखने को मिली। या फिर ड्रग्स, अगर कोई भी इंसान है, कोई इंडिविजुअल है, चाहे हम बच्चा लें, अगर वो ड्रग्स के मतलब गिरफ्त में आ जाता है, वो ज्यादा कंज्यूम करेगा ड्रग्स को, चाहे वो मेडिसिन के रूप में क्यों ना हो, तो वो हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में साइकोलॉजिकल और हमारा फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हमें प्रभावित करता है। तो ये भी कारण हो सकता है कि बच्चे में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हमें देखने को मिले। अब ये ड्रग सिर्फ बच्चा ले जरूरी नहीं है, हो सकता है जो बच्चा है माँ के पेट में है, तभी उसकी माँ कोई ऐसा खराब पदार्थ जो उसके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है वैसा कंज्यूम कर रही है, तो उसका असर भी उसके बच्चे पे देखने को मिल सकता है। फिर है अडल्ट्रेशन इन फूड, यानी जो खाना हम खाते हैं उसमें मिलावट। तो ये जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं, ये हमारे हॉर्मोन्स को, हमारी बॉडी को डिसबैलेंस कर देते हैं। जो नॉर्मल फंक्शन होता है, काम होता है हमारी बॉडी का, उसको डाइवर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, जिसके कारण हमें इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आप देखते ही हो कि अभी जो बच्चे में ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं जो उनकी उम्र में नहीं होनी चाहिए। क्यों होता है वो? एक कारण उनका ये भी होता है कि खान पान में बहुत ज्यादा मिलावट है। तो हमने क्या देखा
कि लर्निंग डिसेबिलिटी वो अक्षमता होती है जो एक गैप की तरह काम करती है बच्चे की एबिलिटी और अचीवमेंट यानी क्षमता और उपलब्धि में। इसके बाद हमने देखा कि लर्निंग डिसेबिलिटी के दो कारण हो सकते हैं, हेरिडिटी यानी उसे वो पेरेंट से ही मिल गया है, बचपन से उसके अंदर है, या फिर इन्वायरमेंट की वातावरण या पर्यावरण के अनुसार हम अगर देखें तो इसके भी हमें कुछ फैक्टर देखने को मिले, जैसे प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, पहले ही बच्चे का जन्म हो गया, इंजरी हो सकती है, कोई चोट लग गई, कोई हादसा हो गया, ड्रग्स ले सकता है, या फिर अडल्ट्रेशन मिलावट हो सकती है खाने में। तो अब हम कुछ वो डिसेबिलिटीज देखेंगे कि किस प्रकार की डिसेबिलिटीज हमें देखने को मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जितना इजी हो सके उस तरीके से समझाऊं, ठीक है। तो इसको इरेज करती हूँ, यहाँ पे लर्निंग डिफिकल्टीज जिन्हें हम डिसेबिलिटीज यहाँ पे कह रहे हैं उन्हें हम देखते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे मैंने 3 लर्निंग डिसेबिलिटीज लिखी है, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया। अगर आप देखो तो यहाँ पे डिस, ये क्या है, तीनों में कॉमन हमें देखने को मिला है। तो इस डिस का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर। क्या होता है, डिसऑर्डर। जो चीज किसी ऑर्डर में नहीं है, जो सही नहीं है, जो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, उसे हम कहते हैं डिस यानी डिसऑर्डर, कोई गड़बड़ होना। तो डिसग्राफिया, ग्राफ हम बनाते हैं, है ना, तो ग्राफिया के अंदर क्या होगा कि बच्चे को लिखने में दिक्कत होगी। डिसऑर्डर ऑफ ग्राफिया यानी डिसऑर्डर ऑफ राइटिंग, जब बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है तब हम कहते हैं उसे डिसग्राफिया है। तो आप यहाँ लिख सकते हो लिखने में दिक्कत, लिखने में परेशानी, लिखने का डिसऑर्डर हम कहेंगे डिसग्राफिया। फिर आता है लेक्सिया। लेक्सिया का मतलब होता है वर्ड्स, शब्द। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को जो शब्द लिखे हुए होते हैं उसे पढ़ने में दिक्कत होती है, तो हम लेक्सिया को क्या बोलेंगे, पढ़ने में दिक्कत है बच्चे को। आप लिख सकते हो पढ़ने में दिक्कत। फिर कैलकुलिया, आप समझ ही गए होंगे, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन। तो इसमें बच्चे को गणित से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड यहाँ पे गलतियां करता है वो, उसे प्रॉब्लम होती है। यहाँ लिखेंगे कैलकुलिया का मतलब है यहाँ कैलकुलेशन, या आप लिख सकते हो। तो हम देख सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा पूरी कोशिश कर रहा है लिखने की, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये डिसऑर्डर है। वो बच्चा क्या है, चाहते हुए भी वो चीज नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस, हमें गैप देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि अब जैसे इसमें क्या होगा कि जैसे वो बच्चा अगर मान लो उसे डी लिखना है तो वो हो सकता है इसे बी लिख दे, अगर बच्चे को 9 लिखना है हो सकता है वो इसे 6 लिख दे। और डिसलेक्सिया में क्या होगा, इन्हीं को गलत पड़ेगा, हो सकता है डी को बी पढ़े, बी को डी पढ़े, 6 को 9 पढ़े, 9 को 6 पढ़े। और कैलकुलेशन में हो सकता है उसे समझ ही ना आए, 7 माइनस में 6, यहाँ पे 1 होगा या फिर 2 होगा, 3 होगा क्या, मतलब उस बच्चे को कंफ्यूजन रहती है। और ये सिर्फ सिंपल कंफ्यूजन नहीं है कि हमने समझा दिया बच्चा समझ जाएगा, इसे स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, एक्स्ट्रा यहाँ पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे टीचर को, तब जाके ये जो परेशानियां हैं, जो डिसऑर्डर है वो खत्म हो सकते हैं। अब डिसग्राफिया है, बच्चा ऐसे ही लिखना सीख गया है, अब उसको परेशानी तो होगी, क्यों, क्योंकि उसे लिखने में दिक्कत है, वो खुद नहीं ऐसा कर रहा है, टीचर तो ये सिखाएगा दिस इज डी, दिस इज बी, लेकिन वो बच्चा ही क्या कर पा रहा है, उस चीज को पकड़ नहीं पा रहा, उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये अक्षमता है उसके अंदर। तो डिसग्राफिया में बच्चे को लिखने से दिक्कत होगी, डिसलेक्सिया में पढ़ने से होगी, डिसकैल्कुलिया में कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा उसे परेशानी देखने को मिलेगी। तो ये 3 टाइप की थी, ये मेन है, इनके अलावा भी बहुत है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब आगे और डिस्कस करते हैं कुछ डिसेबिलिटीज को। 4th वन है ADHD, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आप नाम से ही देख सकते हो अटेंशन डेफिशिएंट, यानी ऐसे बच्चे होंगे ये जिनके अंदर अटेंशन की कमी होगी, वो किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, क्लास में उनका ध्यान नहीं लगने वाला। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, लेकिन ये हाइपर एक्टिव बहुत होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ बैठे ही रहेंगे, खाली बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, लेकिन एक काम के ऊपर ज्यादा देर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ऐसे बच्चे हैं ये। और फिर आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म के अंदर क्या होता है, ये एक प्रकार की ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चा रिपीटिव मोटर मूवमेंट्स करता है, यानी एक जैसी चीजें बार बार रिपीट करता है, या तो वो कुछ शब्दों को बार बार बोलेगा, जैसे मैं बोलने लग जाऊं, जैसे मैं बोलने लग जाऊं, जैसे मैं बोलने लग जाऊं, मैं 3 बार बोली ये चीजें, तो इस तरीके से वो रिएक्ट करेगा। या फिर वो कोई एक्शंस ऐसे होंगे जो बार बार कर करके दिखाएगा, मतलब आप नोटिस कर पाओगे कि ये चीज वो रिपीट कर रहा है, तो इसे ऑटिज्म कहते हैं। इस तरीके की जो ये ऑटिज्म है, इसमें बच्चा क्या है, सोशली इतना कनेक्ट भी नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा अपने आप को आइसोलेटेड रखता है, क्योंकि ये बच्चा ऐसा होता है जो बार बार रिपीट कर रहा है मूवमेंट्स को, तो एक जगह टिक नहीं पाता, मतलब इसको
जो सोसाइटी है उसके साथ वो घुल मिल नहीं पाते, और सोसाइटी भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इस तरीके के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती है। इसी वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन आई है, जो हम फर्दर आगे टॉपिक्स जो कवर करेंगे उनमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यही बात रखते हैं कि ऑटिज्म के अंदर बच्चा क्या करता है, जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो शब्द हो, कोई बात हो, चाहे कोई एक्शन हो, उसे रिपीट करता है। तो इस तरीके के बच्चे ऐसे ही होते हैं, डायरेक्टली वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, सोसाइटी के अंदर ठीक से बिहेव नहीं कर पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते, ठीक है। फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। यहाँ पे लोकोमोटर का मतलब है रिलेटेड टू मसल्स एंड मूवमेंट्स। इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी जो मसल है उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल नहीं होता, अपनी मांसपेशियों पे उसका नियंत्रण नहीं होता है, जिसके कारण उसकी मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाती। जैसे वो पेंसिल हो सकता है ठीक से ना पकड़ पाए, वो ठीक से चल ना पाए, अपनी जो मसल है वो ठीक से उनसे काम ना कर पाए। तो जो भी हम अपनी छोटी या बड़ी मसलों से काम करते हैं, खासकर बड़ी मसल से, वो बच्चा यहाँ पे ठीक से नहीं कर पाता है, अपनी बॉडी के साथ उसका पुअर कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो इसके आगे कुछ हमारे पास डिफिकल्टीज, डिसेबिलिटीज और रहती है, उन्हें भी डिस्कस करते हैं, फिर ये जो हमारा टॉपिक है यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो अब 7th नंबर पे हमारे पास जो लर्निंग डिसेबिलिटी आती है वो है डिस्थीमिया। हमने यहाँ पे बात की, डिस का मतलब वही है डिसऑर्डर, यानी कुछ परेशानी होना, कुछ डिफरेंट होना, अलग होना, कोई गड़बड़ होना। तो डिस्थीमिया के अंदर क्या होता है, बच्चे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है। ये एक मानसिक प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करता है, छोटी छोटी चीजों को लेकर उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, बहुत टेंशन होने लगती है। उसके बाद है डिस्फाशिया, या फिर आप इसे डिस्फैसिया भी कह सकते हो। तो ये भाषा से रिलेटेड यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता है, हड़बड़ाता है, अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है साथ में औरों की बातों को। तो ये भाषा से रिलेटेड यानी कम्युनिकेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसके बाद हमारे पास हमने ये कुछ मेन 8 टाइप के लर्निंग डिसेबिलिटीज की हैं या डिफिकल्टीज की हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि RPWD का फुल फॉर्म क्या है। तो वो ये होता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये 2016 के अंदर आया था और इसमें 21 डिसेबिलिटीज का जिक्र किया गया है कि इनके पास अधिकार है कि ये बाकियों की तरह ही राइट्स को एंजॉय कर सके, और इन्हें कहीं कहीं पे यहाँ पे अलग, यहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन, स्पेशल अटेंशन, स्पेशल यहाँ पे इनके लिए इंतजाम किए गए हैं। तो ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, और साथ में ये भी पूछ सकते हैं इसमें कितनी प्रकार की डिसेबिलिटीज का जिक्र किया गया है, क्षमताओं का जिक्र किया गया है। तो 21 प्रकार की का किया गया है, और ये 2016 में आया था। तो ये 8 प्रकार की डिसेबिलिटीज थी। लर्निंग डिसेबिलिटी आप समझ ही गए होंगे, एबिलिटी और अचीवमेंट के बीच का जो गैप है उसे लर्निंग डिसेबिलिटी का हम नाम देते हैं। तो ये मेन कुछ हमारी ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जो बच्चे की लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। अब आप देख ही सकते हो, कोई बच्चा जैसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, भाषा को बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो उस बच्चे का जो सीखने का प्रोसेस है, सीखने की जो प्रक्रिया, उस पर असर तो पड़ेगा ही। कोई बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो उसको तनाव में है, उसकी मानसिक स्थिति ही अगर बहुत ज्यादा परेशान है, वो ठीक नहीं है उसकी मानसिक स्थिति, तो बच्चे को सीखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर वो लिखने में प्रॉब्लम फेस करता है, उसे डिस्ग्राफिया है तो प्रॉब्लम होगी, पढ़ने में प्रॉब्लम है तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और होगी। इसी तरीके से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होगी, एब्स्ट्रैक्शंस में नहीं जा पाएगा, वो इमेजिनेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं कर पाएगा। तो हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, हमने पहले ही बात कर चुकी है। चाहे फिर वो हमारा कोग्निटिव हो यानी हमारे दिमाग से रिलेटेड प्रोसेस हो, हमारे इमोशनल यानी अफेक्टिव डोमेन हो, चाहे साइकोमोटर डोमेन हो, सब मिलजुल के काम करते हैं, एक का प्रभाव दूसरे पे मिलता ही मिलता है। सारे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक फैक्टर, एक डोमेन ठीक से काम नहीं करे तो दूसरे पे प्रभाव डालेगा ही डालेगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सारे क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं बच्चे के अधिगम के ऊपर, उसके सीखने की प्रक्रिया पे। इसके बाद ये बच्चे कोई ऐसा नहीं है कि अलग ही दिखाई देंगे, किसी की पूंछ है, किसी के सींग है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिंपल हम सब की तरह ही दिखाई देते हैं। हम ही के अंदर से बहुत सारे लोग ऐसे निकल जाएंगे जिन्हें कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगी, और ये नॉर्मल डिफिकल्टी है नहीं, कुछ ज्यादा ही जब प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत बड़ा गैप होता है, तभी हम उसे लर्निंग डिफिकल्टी, डिसेबिलिटी का नाम देते हैं। और ये जो बच्चे हैं इनको थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन एक्स्ट्रा यहाँ पे इनके लिए हमें असिस्टेंस देनी पड़ती है, ताकि ये बच्चे ठीक से यहाँ पे अपनी लर्निंग के प्रोसेस को कर पाए और ऑलराउंड इनका डेवलपमेंट हो सके। तो आज का टॉपिक इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताई देना फीडबैक में कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।